अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अपने इखराजात को पूरा करने और वो जो अरबों डॉलर्स के पाकिस्तान मकरूज है उन कर्जों का सूद अदा करने के लिए, इन दो कामों के लिए पाकिस्तान हर साल 2000 अरब रुपीस का जो है कर्जा हासिल करता है, जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ज्यादा का मकरूज हो चुका है। नॉट ओनली पाकिस्तान के हर शख्स और इवन हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख का मकरूज हो चुका है, बल्कि वो इदारे और वो मुमालिक जो आपको कर्जा देते हैं हर साल 2000 अरब रुपए, वो अपनी मनमानी कराते हैं, अपनी शराइत मनवाते हैं। और होता क्या है कि चूंकि उन्होंने अपना सूद वापस लेना होता है आपसे, तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप टैक्सेस लगाएं। हुकूमत अमीर लोगों से टैक्सेस वसूल नहीं करती, बल्कि उनके कर्जे, उनके सूद को वापस करने के लिए टैक्स लगा दिया जाता है पेट्रोलियम के ऊपर और वो रोजमर्रा की मसनूआत जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, घी हो, शुगर हो, रोटी, जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जिनकी आमदनी 40,000 रुपए से कम है वो टैक्स के उनके ऊपर फर्ज नहीं है, वो टैक्स देना उनकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन इस तरह जब इन चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, पेट्रोलियम के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, तो वो लोग भी टैक्स दे रहे होते हैं जिनके जिम्मे टैक्स नहीं है, क्योंकि उमरा से टैक्स वसूल नहीं किया जाता और ना ही उमरा टैक्स देना पसंद करते हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां 9% लोग इनकम अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आधे फीसद लोग जो हैं वो अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देते हैं। क्या कब तक पाकिस्तान इस तरह मकरूज होके हर साल कर्जा लेके दुनिया से जिंदा रहेगा? क्या पाकिस्तान, वो वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान अपने अखराजात खुद पूरे क्यों नहीं कर सकता, इतनी इनकम जनरेट क्यों नहीं कर सकता कि आपको भीख ना मांगनी पड़े? आपके एरिया में भी अगर कोई शख्स ऐसा हो जो हर रोज आपसे कर्जा मांगने आ जाए, तो न सिर्फ आपको पता होगा, बस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उसकी डिग्निटी कितनी होगी आपके आगे, उसकी पोजीशन क्या होगी, उससे लोग मिलना तक अवॉइड करते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान इतनी इनकम जनरेट नहीं कर सकता? क्या लोग टैक्स देना नहीं चाहते या गवर्नमेंट के इदारे टैक्स ले नहीं सकते? जो रिसेंटली विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुकूमत ने, जो उसके मकासद थे, क्या वो मकासद पूरे किए? ताजरों के जो मुतालबात हैं वो कितनी हद तक जायज़ हैं? ये होगी आज की डिबेट, जिसमें मेरे साथ शामिल होंगे शर्जील मीर साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर असद खयूम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाजी परवेज साहब जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, हाजी साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फोन लाइन पे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे बिजनेसमैन, ऑनर हैं शॉन इंडस्ट्रीज लाहौर के कुंवर शफात अली खान। शफात साहब आपका भी शुक्रिया। और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर साहब भी लाहौर से हमारे साथ फोन पे होंगे। काशिफ साहब आपका भी शुक्रिया। मीर साहब, आपके ख्याल में उन लोगों की, आपके मोहल्ले में हूं या आपके शहर में हूं, जो हर साल कर्जा मांगते हूं अपने नेबर लोगों से, उनकी क्या डिग्निटी होगी आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि एक कर्ज लेना बार बार शर्मिंदगी का बाइस बनता है। हमें सोचना ही पड़ेगा कि कर्ज क्यों लिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये गौर करना है कि हमारा टैक्स नेट कहाँ जा रहा है। हमारी हालत ये है कि 40 लाख लोग टैक्स नेट में होने चाहिए, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उसमें से 3 लाख बिजनेसमैन हैं और 7 लाख सैलरी पर्सन हैं। अब मुझे आप ये बात बताएं कि क्या टैक्स वसूल करना हमारी जिम्मेदारी में आता है या ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी में आता है? अब होता यह है कि जब ब्यूरोक्रेसी कवानीन ऐसे बना देती है कि वो जो 10 लाख जो पुराने टैक्स गुजार हैं उन्हीं पे बोझ डाल दिया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये बात आई विद होल्डिंग टैक्स की, इसको तो लंबे एक चैप्टर रखा है मैंने आप डिस्कस के लिए। तो आपकी वजह ये समझते हैं कि टैक्स कलेक्ट नहीं सही तरह किया जाता, टैक्स की कलेक्शन नहीं है, टैक्स नेट में लोगों को लाया नहीं जा रहा, ब्रॉडनिंग नहीं की जा रही टैक्स नेट की। और एक और मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हम मकरूज कौम है और हर साल 2000 भी FBR की फिगर है कि 2000 अरब रुपया पाकिस्तान कर्ज नहीं लेगा तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा? क्या वजह है और क्या डिग्निटी होती किसी शख्स की जो मकरूज और हर साल भीख लेने चला जाए? ये जो टॉपिक है इसको आप अगर बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और इसकी डेप्थ में जाएं तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। जो कर्जा क्यों लिया जाता है? जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस होता है, तो या हमारी इनकम किसी वजह से कम है या हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں ہم نے ایز اے نیشن اور وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس یا وہ وغیرہ نہیں دینا اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا مقروض ہوتا ہے, ہمارے خیال میں ہم میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کے اوپر احسان کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہمیں لک آفٹر کرے, اور ہم چاہے پیسے دیں یا نہ دیں. اس آپ کے خیال میں ہمیں قرض کیوں لینا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ ویو لینا چاہا. دیر از امبیلنس بٹوین انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. آمدنی کم ہے لے مین کے لیے اور اخراجات زیادہ ہیں. اخراجات زیادہ ہیں, ہے جس میں اخراجات میں کرپشن اور انکم کی کمی میں ٹیکس نہ دینا. حاجی پرویز صاحب, کوئی پاکستان جب سے بنا ہے کوئی سال ایسا نہیں ہے سر, کوئی ایک سال آپ نہیں کہہ سکتے جس کے اندر پاکستان بھیک مانگنے نہ گیا ہو دنیا کے آگے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے آگے ایک شخص آپ کے محلے میں رہتا ہو, ہر روز وہ لوگوں سے قرضہ مانگتا ہو, وہ آپ کے برابر کیسے بیٹھے گا؟ لوگ تو اسے ملنا پسند نہیں کرتے. پہلے سر یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں وجہ کیا حاجی صاحب, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, کہ ہم قرض کیوں لیتے ہیں ہر سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ یہ ہے کہ جو اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے. وہ کیوں ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ ایف بی آر کو درست کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہوگا. کہ ایف بی آر جو ہے وہ میں بتاؤں نا آپ کو کہ اگر ایک ٹیکس دینے والا بندہ اس کو 20,000 دے دے گا, 50,000 دے دے گا, لیکن 5,000 ٹیکس نہیں دے گا. یہ سب سے پہلے ایف بی آر کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون امریکہ آ کے ٹھیک کرے گا اسے؟ نہیں, ہمیں آپ ٹھیک کرنا ہے نا. یعنی آپ سے مسلم لیگ نون نے ابھی ٹھیک کرنا ہے. ہاں, ہماری حکومت ہے, ہم نہیں ٹھیک کرنا ہے, لیکن ہم اسی پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے جو ہمارے شاک ڈار صاحب ہیں ہم ان کے نوٹس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے بھی ان کے نوٹس میں بعض لوگوں نے لائے بھی ہے کہ ایف بی آر کا قبلہ درست کر دیں, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو. تو آپ سمجھتے ہیں 2.5 سال میں قبلہ درست نہیں ہوا تو پھر بھی قرض لے رہے ہیں؟ اس بار بھی لیا ہم نے. میرا مطلب ہے اس سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں اکانومی کی کیا پوزیشن تھی آپ کے سامنے. اخراجات زیادہ تھے, آمدنی کم تھی. ایک اگر آپ پی آئی اے کو لے لیں, سٹیل مل کو لے لیں, ریلوے کو لے لیں, اربوں روپے جو ہے نا, اربوں ڈالر ایک سال کے لاس ہوتے تھے. یہی ہے کہ ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے سٹیل مل ہے آپ کی, اس کا حساب کر لیں, کم از کم ایک سال میں 40-50 ارب روپے. آپ نے بتائیے, کیونکہ ایک ہی سوال سب سے کر رہا ہوں, قرض کیوں لیتے ہیں ہم, مقروض کیوں ہوتے ہیں ہر سال؟ آپ کی وجہ یہ ہے کہ ادارے ٹھیک نہیں ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا بالکل. اور جی میں اثر آگے بڑھتا ہوں. کنور شفاعت صاحب, مجھے بتائیے گا, اس سوال کا جواب آپ بھی دیں, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہر سال ہمیں 2,000 ارب روپے قرضہ لینا پڑتا ہے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے؟ شفاعت صاحب ہیں لائن پہ؟ جی بالکل جی, تھینک یو. اصل میں جو مسئلہ ہے نا جی, یہ ان لوگ ہم آپ جس طرح گورنمنٹیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, نئی گورنمنٹ آتی ہے, ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ جو بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنا ملبہ پچھلے پہ ڈالتے ہیں, پچھلے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں جا رہے. لیکن کوئی بھی چیز ہے کہ کیوں پروڈکشن کیوں نہیں بڑھاتے؟ ایک ادارہ ہے, ایک چھوٹا سا دکاندار ہے, وہ صبح بیٹھتا ہے, شام تک اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کے جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ہماری ماشاءاللہ پارلیمنٹ ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے, مطلب اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ اتنے ذہین دماغ ہیں, بیوروکریسی اتنے ذہین لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم سے اگر آپ بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, مطلب ان کو دیکھ کے ہم آپ پریشان ہوئے تھے, ان سے ذہین بندہ کوئی نہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ پاتے, کس طرح ٹیکس لینا ہے. چھوٹی چھوٹے دکانداروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں, مطلب یہ معاملات کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو نہیں, آپ ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ ریزن کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی, آپ وجہ کیا بتا رہے ہیں قرض لینے کی, کہ کیوں قرض لینے کی ہے؟ کوئی بھی ادارہ ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے, وہ قرض لیتی ہے, کام کرنے کے لیے لیتی ہے, لیکن تاکہ کچھ نہ کچھ ایڈ کرے, اس کا انٹرسٹ بھی دیتی ہے, اس کو واپس کرتی ہے. کیا وجہ ہے؟ پورا ملک اتنا بڑا ملک ہے, جو سی بھی گورنمنٹ آتی ہے, وہ یہی کہتی ہے کہ یار کہ ہم اس کو یہ اتنے دنوں میں ختم کر دیں گے, اتنے دنوں میں ختم کر دیں گے. کوئی لائن نہیں دیتے. مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے اب کیا کہتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اب 2018 میں ہم یہ ختم کر دیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی میری التجا ہے, میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, سب سے مہنگا مطلب ایک بجلی ہے, وہ سب سے مہنگی کیوں بناتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری سفر کر رہی ہے. اب چائنا میں
कुमार साहब इनिशियली आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन के लिए चीजें चाहिए 14.5 पे दे रहे हैं, हम चाइना से भी अमीर लोग हैं, ये यूरोप से भी अमीर लोग हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं बनाते डैम से। मैं शफात आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं इनपुट बड़ी महंगी है, जिनसे आपने कोई चीज बनानी है वो जो आइटम्स उसके लिए रिक्वायर्ड है, इनपुट बहुत महंगी है। काशिफ साहब हैं लाइन पे आपने सर? काशिफ साहब आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है कि हम नहीं चल सकते बगैर कर्जा लिए? 2000 अरब रुपया हम कर्जा लेते हैं, ये एफबीआर की ऑफिशियल फिगर है। देखिए बात ये है कि हम जो ये कर्जा लेते हैं, दरअसल हम ये कर्जे ही देने के लिए हम ये कर्जा लेते हैं। हमने जो पिछले सूद ले रखे हैं वो हमने इतने जो हम उनका सूद दे रहे हैं, हम उस सूद को देने के लिए ही हम ये कर्जा लेते हैं। हम जो जितना भी ये कर्जा लेते हैं हम उसको अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं लेते हैं। हमने जो कर्जा लिया है, मुझे ये बताया जाए कि हमने उसको कहां पर लगाया है, हमने उससे अपने एनर्जी के कितने ऐसे रिसोर्सेज बनाए हैं कि जो हमारी एनर्जी से हमें कुछ मिल सके, हमारी कौम को कुछ मिले। हमने पानी के रिजर्वॉयर्स के लिए क्या किया है, हमने वो जो कर्जा लिया है वो सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए लिया है, अपने जो रोजमर्रा के अखराजात के लिए ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे रोजगार बढ़े, आमदनी बढ़े, प्रोडक्टिविटी हो, जिससे आमदनी बढ़े। काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा, लेकिन उस कर्जे से काशिफ साहब प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। जी आगे सर मैं डिबेट लेके चलता हूं। ये बताइएगा कितने दिन तक, अगर आपके मोहल्ले में कोई शख्स ऐसा है जो रोज कर्जा लेने, कभी एक घर चला गया कभी दूसरे घर, कितने दिन आप लोग, कितने साल उसे देते रहेंगे? कब तक इदारे और मुमालिक पाकिस्तान को कर्जा देते रहेंगे? एंड क्या होगा? अगर 2000 अरब हर साल बढ़ रहा है, कर्जा तो बढ़ रहा है ना हमारा। या मुझसे पूछ रहे हैं? जी कैसे मुमालिक देते रहेंगे हमें इदारे? देखिए बिल्कुल मुमालिक नहीं देंगे कर्जा। मैं जो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि देखें, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल गलत साबित करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारी जो टैक्स है वो नहीं बढ़ रही है। आप पिछले अपने 3 सालों को उठाकर देख लें, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो सर्विस पर्सन है, वो पिछले हर साल में आपका जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है 300 बिलियन रुपए के साथ। अब बात यह है कि आप कर्ज ले रहे हैं, आप जो ये आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है, मेरा फिर वही सवाल है, हम क्यों डैम शुरू नहीं करते हैं, हम क्यों से बिजली बनानी शुरू नहीं करते हैं? हम अपने बाकी हम इंडस्ट्री देखें, आप कह रहे हैं जी हम कर्जा ले रहे हैं जी इंडस्ट्री लगाने के लिए। ओके, आपने कर्जा ले लिया इंडस्ट्री लगाने के लिए, पर आपकी वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आपके पास तो बिजली नहीं है। बड़ा अच्छा पॉइंट काशिफ साहब, मैं आगे लेता हूं। हाजी साहब रूलिंग पार्टी, हाजी साहब मैं आपसे सवाल, उन्होंने कहा जी जो अमेरिका का सर जो इस वक्त कर्जा है ना, जब मैं प्रोग्राम से पहले रिसर्च कर रहा था, वो दुनिया में सब मुमालिक से ज्यादा कर्जा है जो अमेरिकी हुकूमत ने देना है, लेकिन वो उनका रिटर्न करने की कैपेसिटी इतनी है। यानी वो काशिफ साहब भी ये पॉइंट उठा रहे हैं कि आप फर्ज की आपकी जो हुकूमत है 2.5 साल से, आपने कोई डैम बनाया, कोई ऐसी चीज पे पैसा लगाया या सिवाय खर्चा पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं? उसमें यह है राजी कि बादशाह डैम पे काम हो रहा है, दासू डैम पे काम हो रहा है। वो ये तो नहीं होता कि डैम आज आग शुरू करें तो एकदम, उसमें कम से कम 1 साल तो उसका पेपर वर्क में और अर्थ वर्क में उसमें शुरू होता है, काम होता है। उसके बाद फिर बाकी आप चीज़ें देखें, जैसे इससे पहले जो हुकूमतें गई हैं उन्होंने शॉर्ट टर्म पे कर्जे लिए हैं और उनका वो महंगा सूद पे उन्होंने जो है ना ज़्यादा सूद पे उन्होंने कर्जे लिए। आज उनका किया धरा जो है हमें करना पड़ रहा है। और दूसरा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। आज अगर मुल्क में टैक्स हो रहा है तो छोटा ताजर दे रहा है या मुलाजम जो लोग हैं वो दे रहे हैं। उस पर भी मैंने डिबेट पूरी लेके जानी। मुझे सवाल आपसे ये है जो काशिफ साहब ने आगे चलाया है कि अगर जो कर्जा हम ले भी लेते हैं 2000 अरब हर साल 2000 अरब रुपए लेते हैं, उनको वो कह रहे हैं ऐसी जगह लगाया जाए जहां से इनकम जनरेट होना शुरू हो। देखे ना, ये वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे खर्चे पे लगा देते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये एनर्जी के प्रोग्राम जो लग रही है वैसे लग रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखें कि ये आप इस चीज को सोचें कि जो ये जैसे मेट्रो बनी है ये किसी कर्जे से नहीं बनी है। ये जो लाहौर से कराची मोटरवे बन रहा है ये किसी कर्जे से नहीं बनेगी, ये अपने बजट के अंदर रहकर बनाना होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आ जाए, नहीं इनकम जनरेट करने वाली चीजें होनी चाहिए। मेरा मतलब इनकम जनरेट आप एनर्जी से कर सकते हैं। एनर्जी के प्रोग्राम ऐसे करें जिसमें आप एक तो लोगों को एनर्जी दे, एक उससे इनकम जनरेट होनी चाहिए। दूसरा जो है ना, आप जितना लोगों को नेटवर्क में लाएंगे ना, टैक्स नेटवर्क में। सर मैं पहले ये बताए, आखिरी आपसे फिर आगे बात लेके चलता हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हरिपुर में ही स्पीच करते हुए कि हम तोड़ देंगे कशकोल।
कौन सा तीसरा साल आप लोगों को शुरू हो गया हुआ हुकूमत करते हुए, कौन सा साल है जब कशकोल टूटा है? हर साल कर्जा लेने की रेशो बढ़ी है भाई साहब। आप ये बताएं, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म बने हैं, उसके बाद उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे? उन्हें नहीं पता था पहले। नहीं जब पता था, आप बयान दिया, एक एक बच्चे को पता था, लेकिन उन्होंने ये बयान ये को भी दिया, पता था। लेकिन मेरी बात सुने, उन्होंने कहा हम कर्जा नहीं लेंगे। नहीं देखें, बात यह है कि जब हालात मुल्क इतने खराब हो चुके थे कि आज जितने शॉर्ट टर्म पे उन्होंने कर्जा लिया था, उसको उसकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए जो है ना वो हमें लोन लेना पड़ता था। उन्हें पता था। लेकिन देखे ना, अब ये हालात अगर 8 साल मुशर्रफ के ले ले, 5 साल पीपल पार्टी के ले ले, 13 साल 14 साल का बिगाड़ जो है वो बिगाड़ जो है 1-2 साल या 3 साल में खत्म नहीं होगा। लेकिन सर पता था उन्हें कि हमें कर्जा लेना पड़ेगा, तो उन्होंने क्यों ऐलान किया कि हम कर्जा नहीं लेंगे? नहीं, जिस वक्त वो इसके अंदर आए उन्हें पता लगा कि मुल्क पहले नहीं पता नहीं, बाहर से तो देखें, जैसे आप हैं जैसे मैं हूं, बाहर से तो नहीं पता चलता। जब पूरी एक दुनिया आदमी हुकूमत के अंदर आता है, एक चीज के अंदर आता है, उसको पता चलता है यहाँ क्या क्या खराबियां हैं, शैडो कैबिनेट्स उस चीज को लेकर वो चले। शैडो कैबिनेट्स होती है पूरी दुनिया के अंदर। पीएमएलएन 30 साल से हुक्मरान जमात है मुख्तलिफ, जो पंजाब में तो 30 साल हुक्मरानी की है इन्होंने, बड़ी रूलिंग पार्टी इस वक्त भी 2/3 मेजॉरिटी कई दफा ली है। क्या प्राइम मिनिस्टर को या आने वाली हुकूमत को नहीं होता पता होता? अब जो भी हुकूमत नेक्स्ट टाइम आएगी, चाहे इनकी हो चाहे इमरान खान की हो, वो आके ये कहें कि हमें तो पता नहीं था स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं होती। टू बी ब्रीफ, पता होता है, पता होता है, असेसमेंट होती है, तो फिर भी बयान दिया जाता है, इसको हम झूठ कह सकते हैं। देखिए ना, अगर हमने वोट लेने के लिए, अगर हमने तरक्की करनी है और मसले का हल ढूंढना है, तो हमने इस ब्लेम गेम से बाहर आना है। ठीक है, अभी जो ये फरमा रहे थे, जो इन्होंने हाजी साहब ने कहा वो लाहौर कराची की मोटरवे को, और आपने कहा कि वो इनकम तो नहीं देगा, लेकिन उसमें बताऊं कि आप जो एग्जिस्टिंग लेट्स से पिंडी लाहौर का मोटरवे है, तो वो आपको इनकम दे रहा है। उसमें आप दिन में गिने कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, कितने पैसे, तो दैट इज अ प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। फिर मैं आपको बताऊं कि जब इकोनॉमी को आप जब और करेंगे, तो सिर्फ ये टैक्स किस एक फैक्टर नहीं है। इकोनॉमी किस तरह इंप्रूव हो सकती है? टैक्स से, एक्सपोर्ट से, टूरिज्म से, मतलब ये वो चीजें हैं जो कि आपको लाएंगी। एक्सपेंडिचर वो आपको, आपने रनिंग एक्सपेंडिचर करना है फॉर फूड एवरीथिंग। डॉक्टर साहब चल सकता है बगैर कर्जे लिए? कैपेसिटी है? क्या क्या हम 1 2 3 करें कि पाकिस्तान बगैर कर्जे लिए चल भी सके? देखिए उसमें ये है ना, मैंने आपको ये फैक्टर्स जो बताए कि जो एक्सपोर्ट हो, टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप डैम की बात करें, डैम्स बनेंगे, शुरू में पैसा लगेगा, और अगर जब वो डैम बन जाएंगे उनसे इरिगेशन का फायदा होगा, उससे चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो वन डे आप समझते हैं कि पाकिस्तान कर्जा लिए बगैर? यस, ऑप्टिमिज्म। आज तक कोई साल ऐसा नहीं है जो कर्जा लिए बगैर चला हो पाकिस्तान। नहीं, वो तो अभी, लेकिन आप कहते हैं ऐसा हो सकता है। कीपिंग द पॉलिटिकल फैक्टर्स असाइड, मतलब है कि हमने उठना है, अपने कर्जों को दूर करना है, और जब तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकल नहीं होगा, हम इस चीज में करते रहेंगे। देखिए अभी मैं बताऊं एक चीज जो है, लेट्स से एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी नहीं कि आपने कोई बहुत हाई टेक किस्म की मशीनरी को एक्सपोर्ट करना है, आप हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा मतलब है कि कार्स यहाँ बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनको मतलब है कि एक्सपोर्ट मार्केट उनकी ढूंढने की जरूरत है। आपको मैं एक सिंपल सी बात हूँ, देखिए टूरिज्म जो है, टूरिज्म के लिए आप लेट्स से थाईलैंड को एक आप एग्जाम्पल लें। टूरिज्म अगर आप इंप्रूव करें, अल्लाह मियां ने हमारे मुल्क को इतनी खूबसूरत सीनरी और हर किस्म का मौसम दिया है। इस साल पाकिस्तान की वो जो स्कर्दू शंग्रीला रिजॉर्ट है, वो बेस्ट पिक्चर डिक्लेयर हुई है अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो शंग्रीला रिजॉर्ट है स्कर्दू का, उसको फर्स्ट अवार्ड मिला है भाई। जी, तो इसके ऊपर हम क्यों नहीं सोचते? टूरिज्म आप करेंगे, आपके होटल्स बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपकी एयरलाइंस जो हैं वो एक्सपोर्ट, टूरिज्म एंड टैक्स नेट में इजाफा। शर्जील सर, हम आपको आप समझते हैं हम खुद टैक्स लेना चाहते हैं, या हुकूमत लेना तो डिस्कस हो गया? लोग जो हैं, मतलब मैं इनकम है मेरी इतनी, तो मेरी तो मजबूरी, मेरी सैलरी में डिडक्ट हो जाता है। क्या लोग टैक्स देना चाहते हैं खुद? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। आप ये देखें कि जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आया, चाहे वो ज़लज़ले हों, चाहे वो सैलाब हो, तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ताजिरों ने हमेशा काम किया। मैं ये समझता हूँ कि टैक्स नेट में लोगों को लाना चाहिए, और इसके अलावा आपको ऐसे इस टैक्स को ना आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, आज तक टैक्स देने वाले को चोर कहा जाता है, ठीक है,
جب تک اس کو سہولیات میسر نہیں کی جائیں گی، اس کو بہترین شہری قرار نہیں دیا جائے گا، ٹیکس نیٹ آپ کا نہیں بڑھے گا. ایک تو یہ بات ہے. اور فائلر ہونا آپ کی قانونی ذمہ داری. شرجیل صاحب آپ سے پوچھ لوں میں، آپ فائلر ہیں؟ جی میں فائلر ہوں. آپ اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے بھی کیونکہ یہ ایف بی آر نے ہمیں تجویز دی ہے کہ آپ لوگوں کے نیچے. ابھی آپ میرے ٹائم دیں گے تھوڑا سا. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے فائلر ہونا شرط ہے، آپ کی ذمہ داری شرط ہے. کیا ہمیں یہ جو بیوروکریسی ہے ہماری حکومتوں کو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ٹریپ کر دیتی ہیں اور اپنے نظام لانا چاہتی ہیں وہ رشوت کا، کرپشن کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائلر تک سر پہلے آپ یہ کلیئر کرتے جائیں کہ فائلر ہونا ضروری ہے اور ہر ایک کو فائلر ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں. کیوں نہیں ہوتے لوگ؟ ہاں کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ٹیکس دینا چاہتے ذمہ داری ہے. ایف بی آر میری تو بات سنیں، مجھے بلایا آپ نے. ایف بی آر ٹیکس لینا نہیں چاہتی، اس لیے فائلر ہونے سے روکتی ہے ایف بی آر. میں بتاتا ہوں کس طرح روکتی ہے. آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ٹیکس کو جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہم ان کو یہ کہتے ہیں انہوں نے 0.3 لگا دیا کہ اس طرح ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا نہیں بلکہ بینکنگ کا نظام فلوپ ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کلیئر کرتے ہیں نا. 0.3 فائلر کے اوپر ہے، 9 فائلر کے اوپر بھی؟ دونوں پر ہے. فائلر پہ نہیں ہے، میرا نہیں کرتا. یہی تو آج میں نے بتانے آپ کو آیا ہوں کیونکہ شاہد حسن صاحب نے آپ کے پاس انٹرویو میں جو باتیں کی تھی وہ انتہائی غلط تھیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. فائلر پہ کرتا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فائلر پہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا سر، میں فائلر ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کرتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا نا. تو آپ تو فائلر شاید ہمارا حکومت سے تنازع یہ ہے کہ ہمارے ہول سیلرز ایسے ہیں کہ جو 3300 کی بوری پہ 5 روپے کمیشن لیتے ہیں. اب پوری بات سنیں گا. ہمارے تمام ہول سیلرز کی جو پروفٹ کی شرح ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم 3 لاکھ روپے پہ ہم 500 روپیہ کمائیں گے نہیں تو ہم ٹیکس جو آپ 0.3 لگائیں گے ہم 900 روپیہ کیسے دیں گے؟ فائلر پہ آپ کیا کریں؟ میری بات تو سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائلر کے اوپر ہے. میں فائلر ہوں. فائلر میں آٹے کا بزنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میرا بینک کے ساتھ لین دین ہے. ٹھیک ہو گیا. میں 3 لاکھ پہ ٹرانزیکشن کر رہا ہوں کیونکہ میں 100 بوری بیچ دی ہے. اب پوری طرح سنیے گا. میں نے 500 روپے اس سے کمایا ہے صرف. ہمارا نفع اتنا کم ہے لیکن گورنمنٹ میں فائلر ہوں بھی تو گورنمنٹ مجھے کیا کری ہے؟ مجھ سے 900 روپیہ کاٹ رہی ہے. اگر میں کیونکہ بریک میں ہم اس کو کاشف انور صاحب اس کمیٹی کے آپ حصہ بھی ہیں، پہلے کلیئر کیجئے گا کہ میں فائلر ہوں سر، میرا 1 روپیہ نہیں ڈیڈکٹ ہوتا آج تک. کاشف انور صاحب کیا یہ فائلر کے اوپر ہے نان فائلر کے اوپر؟ ایسے ہے کہ اگر آپ 50,000 روپے سے زیادہ کا چیک کاٹیں گے تو تب آپ کی کیش پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن ٹیکس لگے گا. کس پہ؟ اگر آپ فائلر پہ یا نان فائلر کرائیں گے؟ جی فار فائلر آلسو. اگر آپ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے بعد میں لگیں گے تب آپ کا ٹیکس نہیں کٹے گا. لیکن اگر آپ 50,000 سے زیادہ ویلیو کا چیک کیش کروائیں گے تو آپ فائلر کا بھی کٹے گا. اینڈ دس از این انوملی. اور یہ ایڈجسٹیبل ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے نا وہ بعد میں آپ کے ٹیکس میں. جو 0.3% ہے جو ٹیکس ہے ٹرانزیکشن کے اوپر وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آپ کا. میں نے ابھی کروایا. نہیں دیکھیں آپ یہ جو ایڈجسٹمنٹ والی بات ہے نا، بات یہ ہمیں تو پہلے ریفنڈ لینا ہے. بھئی اگر آپ ہمارے ریفنڈ کو پائل اپ کرتے جائیں گے یا تو آپ ہمارے ریفنڈ ہر مہینے دیتے جائیں. ہم نے تو ایکسپورٹرز نے اور انڈسٹریلسٹ نے ٹریڈرز نے تو آپ سے ریفنڈ تو ایف بی آر سے تو پہلے لینا ہے. بھئی اگر یا ٹیکس کی ود ہیلڈ کی طرح کریں نا، اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ ہر مہینے کر دیں، اوکے ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ ہمارے ریفنڈز کو آپ پائل اپ کرتے جائیں گے پھر تو ہمارے کیش فلو کا پرابلم آتا جائے گا. دیکھیں اس پوائنٹ کو بھی ہم نے اٹھایا کہ آپ ہمارے کم از کم ہمارے ریفنڈز کو تو دیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ہمارا ٹیکس ود ہیلڈ کر لیں گے اس بنا پر کہ آپ اس کو جناب بعد میں آپ ہمیں اس کی ایڈجسٹمنٹ دے دیں گے. ایڈجسٹمنٹ بھائی جان نہیں ملتی ہے. ایڈجسٹمنٹ آپ کے جو ہمارا جو فالتو پیسہ پڑا ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹ کی ٹریجری میں چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے بہت سے کیش فلوز کا پرابلم آ رہا ہے. اس پہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جی اگلا سوال. میں کاشف صاحب بزنس مین ہمارے ساتھ شفاعت صاحب بھی ہیں. شفاعت صاحب اگر آپ کی قانونی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ٹیکس آپ نے اپنا فائل کرانا ہے، فائلر ہونے میں کیوں کر ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ہم لوگ؟ فائلر ہونے میں تو جب قانونی ذمہ داری ہے آپ کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ہماری ذمہ داری ہے یا ہماری ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے. آپ ملک چلنے ہیں، اس طرح تو نہیں چل سکتے نا جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس نے دینا ہے. صرف ایشو یہ کس نے دینا اور کس نے نہیں دینا. سمپل طریقہ ہے. یہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ میں جاتا ہوں حج پہ جاتا ہوں، میں عمرے پہ جاتا ہوں، میں کلب کا ممبر ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اب آئی ڈی کارڈ ہے، میں فائلر ہوں، میرے اپنے آپ نوٹیفائی ہو گیا ہے میرے اکاؤنٹ کے اوپر کہ میں فائلر ہوں.
कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारे मामला इनको सब पता है। अब एनटीएन नंबर बन चुका है हमारा आईडी कार्ड। ये क्यों जिसने अब एक लैंड क्रूजर ली है या जो क्लब के मेंबर हैं या बड़ी बड़ी जगहों पे इंग्लैंड जाते हैं, छुट्टियां गुजारने जाते हैं, वो लोग क्यों नहीं टैक्स देते? असल तो इशू ये 28 लाख लोगों का चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि हमने इनको सॉर्ट आउट किया, इनसे क्यों नहीं लेते? क्यों दूसरी तरफ छोटे ताजरों की तरफ आ गए? इस चीज समझ रहे हैं आप कि अगर ये छोटा ताजर बेचारा जो मेरे भाई शर्जील भाई ने जो बात की है, छोटा ताजर जो है वो इतनी नहीं कैपेसिटी होती कि वो उसकी बहुत छोटी परसेंटेज होती है। आपने ये 3% या 6% टैक्स लगा दिया है, ये बात वो 2 या 3% का तो नफा होता है, वो 3% किस तरह दे देगा जिसमें होलसेल में देना है? हम तो ठीक है ना जी। जी अच्छा, फाइलर होने की हद तक मैं डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करूं। डॉक्टर साहब, फाइलर होना जिनकी 4 लाख से ज्यादा आमदनी हो उनके ऊपर फर्ज है, या जिनके पास 1000 सीसी की गाड़ी हो, या जिनके पास घर हो जाती, इन 3 लोगों के ऊपर फर्ज है। तो फाइलर आपके ख्याल में ये सब लोग हैं जिनके पास 1000 सीसी गाड़ी है? फाइलर ही नहीं होते लोग? तो देखिए, बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह सोचना चाहिए कि हमें से कोई फरिश्ता नहीं, हमारे सिस्टम को इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हम उस सिस्टम को ओबे करें, और सिर्फ वही एक रास्ता है ये कर्जों के और ये कशकोल से हटने का। जो टैक्स भी एडजस्टेबल है और उसके अगर आप खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वो 0.3% या 0.6% भी टैक्स नहीं देना चाहते। अगर मैंने 1 साल का 15 लाख फॉर एग्जांपल टैक्स देना है और मेरी बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर 50,000 खर्च टैक्स आ रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी नीयत 50,000 का भी टैक्स देने की नहीं है तो मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। उसके अलावा ताजर नॉन ताजर इसको आप रखते हैं एक साइड पे, सबको बना दें पाकिस्तानी बना है। उसका यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने लगे हैं, तो अगर आपने 10 लाख रुपए का टैक्स दिया हुआ गवर्नमेंट को, तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। जहाज पे फैमिली को लेके जा रहे हैं, 10 लाख रुपए खर्चा करने जा रहे हैं, 1 लाख का टैक्स। फाइलर और नॉन फाइलर को बेनिफिट्स होने चाहिए। मैं शर्जील साहब आपकी तरफ से आ रहा हूं, क्या डिफरेंशिएट होना चाहिए? एक टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर है उसको बल्कि आप फैसिलिटेट करें। मेरी थोड़ी सी आराम से बात आप सुन लें, क्योंकि इससे ये होगा कि ताकि लोगों को सही बात समझ आएगी, ठीक है ना? पहले आप डिसएग्री नहीं करते कि फाइलर होना चाहिए? पहले मुझे आप बोल देने थे मेहरबानी। हम ये कह रहे हैं कि टैक्स नेट को हर बंदे को फाइलर होना चाहिए जो बिजनेसमैन है, ठीक हो गया? चाहे वो क्राइटेरिया जिनका 4 लाख से ज्यादा आमदनी है, उसको टैक्स नेट में होना चाहिए। उसका तरीकाकार ये है कि कमर्शियल मीटर्स तमाम जगहों पे लगे हुए और मौजूद हैं। आप कमर्शियल मीटर्स को आसान तरीके से आप उनको नोटिस जारी करें और तमाम लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं, एक तरीका। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के जो कवानीन है वो इतने गलत बनाए गए हैं कि उनको रिवाइज करना जरूरी है। पूरी बात सुनिएगा मेरी। बात यह है कि हम लोग जब टैक्स फाइलर बनते हैं और 4 लाख रुपए के इनकम से ऊपर हम टैक्स जब फाइलर बनते हैं, हमारे ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटका दी जाती है कि अगर आपके 50 लाख से सेल ऊपर गई तो आप पे सेल टैक्स लागू हो जाएगा। अब बात को पूरे समझना है। उसके अलावा जो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा रेशो में उस जो फाइलर के ऊपर रखा जाता है कि हमारे बिजनेस जो होलसेलर्स हैं उनका इतना रेशो नहीं है। हम ये गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक पैकेज बनाया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब वो पैकेज पूरा बना लेंगे तो हमारे लिए 0.3 या 0.6 कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है, हम ये चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपए की आमदनी हर शख्स की करवा दी जाए। जिस शख्स की 2 करोड़ की आमदन है उसके साथ हम 20,000 रुपए उससे टैक्स लें फिक्स, ठीक है जी। उससे अगले साल 25,000, उससे अगले साल 31,000। जब ये 2 करोड़ रुपए का नेटवर्क में 21,000 का टैक्स आ जाएगा और लोग अपनी सेल्स खुल के शो करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि 50 लाख से बढ़ा के सेल टैक्स को हम 5 करोड़ तक ले जाएंगे। जब ये चीजें ब्रॉडनिंग में आ जाएंगी तो मैं ये समझता हूं कि 0.3 वाला सिस्टम, मेरी जब बैंक से ट्रांजैक्शन होगी मुझे ये डर खौफ नहीं होगा कि जब नेक्स्ट ईयर इस साल मैंने जब अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है तो उसमें मुझे टैक्स इतना देना पड़ जाएगा कि मेरी जो जस्टिफाई नहीं कर रही। ठीक है, मैं हुकूमत से पूछ लेते हैं, लेकिन उससे शरीफ साहब एक चीज कीजिएगा, आप एग्री करते हैं प्रिंसिपली कि जो टैक्स पेयर है और जो नॉन टैक्स पेयर है उनको हर जगह डिफरेंट ट्रीट किया जाए? बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि गाड़ी के अंदर आपका टैक्स और मेरा टैक्स। इसके साथ एक और बात ऐड करूंगा। मेरे भाई डॉक्टर साहब ने ये बात फरमाई, रियासत की जिम्मेदारियां हैं। रियासत की क्या जिम्मेदारी है कि आपके लिए आपकी जो हेल्थ है उसको पूरी तरह दे, आपके हर इंसान को, आपके हर पाकिस्तानी को, आपको एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम कभी भी ना हो। ये रियासत की जिम्मेदारी है ना। अब हम ताजिर, रियासत पैसे कहां से लाएगी इस काम के लिए?
पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जब इनकम है नहीं, कर्जा आप हर मुल्क साल मुझे एक बात बताएं आप कि दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाला कौन सा मुल्क है? मुस्लिम मुल्क हैं, सौदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। ये टैक्स क्यों नहीं देता? कौन टैक्स? गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ऐसे कवानीन वजह करे जो आसान हो। आप कह रहे हैं तमाम ताजे टैक्स देंगे, चीजें स्टेट ने देनी, उनकी जिम्मेदारी है, स्टेट की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पैसे कहां से लाएगी? पैसे यहीं से लाएगी। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कमर्शियल मीटर्स जहां जहां लगे हुए हैं उनको नोटिस जारी करें और उनको फाइनर बनाएं। हाजी साहब ये क्यों नहीं कर रहे आप? सारी चीजें जो है वो उनके साथ, ताजरों के साथ बैठ के उनके जो डिमांड्स हैं, क्योंकि टैक्स नेट सर हम देते हैं, हमारा आधे फीसद लोग टैक्स देते हैं, इंडिया के 9% लोग देते हैं। ये बात यह है कि जैसे शर्जील मीर साहब ने कहा है कि जो कमर्शियल मीटर है उनके लिए नोटिस जारी करें। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहे, जिनको नहीं देना चाहिए वो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 30-40 लाख लोगों को और नेटवर्क में लाया जाए। उसके बाद फिर जिस तरह शर्जील मीर साहब कहते हैं कि जिस तरह लोगों ने जो टैक्स पेयर है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको फैसिलिटीज देनी चाहिए, हेल्थ में होगी, एजुकेशन में होगी, हर जगह उसको डिफरेंट ट्रीट किया बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा, खुशी से टैक्स देगा। दूसरी बात यह लाने की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि आपकी वसासत से मैं इसहाक डार साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रोसीजर को बेहतर करें। बिल्कुल ही FBR पे जो है ना वो डिपेंड ना करें। वो हमारे लोगों के अंदर एक खौफ है, वो टैक्स मेरी बात सुने ना, टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम जो है ना वो इन हैंड जो है ना, अंडर हैंड जो है वो हम इतने पैसे दे देंगे, लेकिन जो है वो हम 5,000 टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात सुन, मेरी पहले बात पूरी सुन ले, मेरी बात सुन ले। उसके लिए ये दूसरे लफ्ज़ों में आप फेलियर मान रहे हैं अपने इदारे का। मेरी पहले पूरी बात होने दे। पार्टी से ना मेरी गुजारिश ये है, नहीं मेरी बात ये है कि उन्हें अब बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। ये हमारे चेंबर जो है अभी शुरू करी हुकूमत 2.5 साल बाद। नहीं मेरी बात है, पहले से मीटिंगें हो रही है। ये शर्जील मीर साहब मीटिंग में बेहतरी के लिए इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। कई मीटिंगें हुई हैं, हर चेंबर से हुई है, कराची चेंबर है, इस्लामाबाद। 2.5 साल में सर हम बेहतर कर पाए हैं या करने की काफी बेहतरी आई है, ये बताएंगे आपको शर्जील मीर साहब, काफी बेहतरी आई है। बात ये है कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, हम ये कहते हैं कि वो इंतहाई बेहतर है कि 2 करोड़ पे 21,000 टैक्स फिक्स कर दिया जाए, 5 करोड़ तक उसको ले। ये बहुत बेहतर स्टेप है। ये ब्यूरोक्रेसी वो करने नहीं दे रही। पूछ लेते हैं शफात साहब, इस पे आपका शफात साहब जो शर्जील साहब की तजावीज हैं, और आप ये इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप खुद बिजनेस कम्युनिटी से हैं, क्यों कर लोग खुद टैक्स नहीं देना चाहते? इतनी मैं एक लिस्ट देख के आया हूं, अभी 36-38 लाख लोगों की लिस्ट है, उनके पास 4 गाड़ियां हैं, पोश एरियाज में घर है उनके नाम, वो इवन NTN नंबर, अब तो NIC बन गया है, उनका NTN नंबर तक नहीं था। क्या आप समझते हैं कि लोगों की भी जिम्मेदारी है खुद आगे बढ़े और टैक्स दें? जी हाँ बिल्कुल जी। हम क्या कहते हैं, बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तान की क्राइसिस से घर पे अजब लगी हुई है, और मामला है हमारे आर्मी चीफ और जिस तरह वज़ीर आज़म इन सारे मामला में बड़े अच्छे लगते हैं कि जब ये काम कर रहे होते हैं, इनको फंडिंग तो चाहिए, लेकिन फंडिंग के किन लोगों ने देनी, ना कि जो साहिब हैसियत है, जो टैक्स दे सकते हैं, जो नहीं दे रहे उनको उनसे लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, और हर तरीके से लेना चाहिए। लेकिन इसमें मेरी फिर ये इल्तिजा है कि इसको कैटेगराइज करे सर, ये किसने देना और किसने देना, ये मसला नहीं है। ये जो शर्जील भाई ने बात की है कि क्या के मसले काफी हैं, यही इशू है। मैंने एक दफा पहले भी किसी फोरम पे यही बात कही थी कि जब हम देना चाहते हैं, जितना टैक्स हम जमा कराते हैं, शायद ये काशिफ अनवर साहब मेरी बात से ठीक थे कि शायद इससे ज्यादा हम वकीलों को दे देते हैं पैसे, बात सम टाइम इस तरह भी होता है। ये चीजें अगर ये सारा कुछ ही इनको चला जाए, सिंपल वे दें। अभी तक आपसे कितनी बहस होती है, अभी तक इंग्लिश से उर्दू में तो ये परफॉर्मर दे नहीं सकते, इनको देना चाहिए ना। छोटी सी बात है, अनपढ़ जाहिल लोग, उनको इंग्लिश का किस तरह पता है? इस चीज को समझेंगे तो देना बिल्कुल मोरल ड्यूटी है, हमारी सारों में ड्यूटी है, देना है, और इसको बढ़ाने में तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, उन्हें आसान नहीं है। आप आसान रास्ता बनाया जाए। काशिफ अनवर साहब, आप कमेटी का हिस्सा भी थे, वो कमेटी क्या है, इसको सर मजीद ईज क्यों नहीं बनाया जाता, और क्या वजह है कि... इससे पहले मैं शर्जील मीर साहब की बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि हम हमेशा SBR पे तनकीद करते हैं, SBR की तारीफ भी करनी चाहिए है। जब 2 साल पहले SRO 608 आया था, तो उसका जो टायर 2 है
اس میں جو ریٹیلرز ہیں اس پہ 50 لاکھ روپے کی جو شرط ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. آپ اپنی سیل کو 1 کروڑ کریں, 2 کروڑ کریں, 3 کروڑ کریں, آپ کو ٹریڈر کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس کا جو بجلی کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ اس کے بجلی کے بل پہ لگ کے آتا ہے. اس لیے شجیل صاحب آپ اپنے تمام تاجروں کو یہ بتا دیں کہ اب جو شرط تھی 50 لاکھ روپے کی ٹریڈر کو سیلز ٹیکس پر رجسٹر کرنے کی وہ ختم ہو چکی ہے. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکریکٹ کہہ رہے ہیں کاشف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے یہ چیز, کیونکہ ویورز کے پاس فیکچوئل وجہ ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, شجیل صاحب کو پتہ نہیں ہے, ایس آر او میرے سامنے پڑا ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو واٹس ایپ کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں. آئی نو اس وقت میں کنفرم بات کر رہا ہوں جی, میں کنفرم بات کر رہا ہوں, اوتھینٹک بات کر رہا ہوں. تو دوسری بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جی بالکل ہماری پالیسیز تھوڑی سی غلط ہیں, ہماری پالیسیز فیسیلیٹیٹ نہیں ہیں. دیکھیں آپ پہلے, میں یہاں سے ضرور بتانا چاہوں گا, پہلے آپ صرف انکم ٹیکس ود ہیلڈ کرتے تھے, اب آپ سیلز ٹیکس بھی ود ہیلڈ کرتے ہیں. جب آپ سیلز ٹیکس ود ہیلڈ کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ نے انکم ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے, آپ نے سیلز ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے, آپ نے اینول سیلز ٹیکس کی دینی ہے. اس کے بعد آپ جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, آپ ای او بی میں بھی آ جاتے ہیں, آپ اس میں بھی ہیں, ایجوکیشن سیس میں بھی ہیں. دیکھیں اتنی ریٹرنز کا پلندہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب تک آپ ٹیم آف لائرز نہ رکھیں اپنے پاس, ایک عام ٹریڈر نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے سسٹم کو سہل کرنا ہے. ہم دیکھیں جب تک اپنی پالیسیز کو سہل نہیں کریں گے, ہم جو شجیل صاحب کی بات ہے نا, وہ ہم ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتے ہیں 5 کروڑ کی سیل پہ آ کر. ٹیکس کی جو شرط ہے 50 لاکھ کی وہ ختم ہے, اور ہمیں اپنی پالیسی, پھر وہ کہتا ہوں ہمیں اپنی پالیسی. کاشف صاحب لارجر پرسپیکٹو میں جانا چاہ رہا ہوں میں, یہ سر لوگوں کو پتہ ڈیبیٹ ان کے نیگوسیشن جاری بھی ہیں تاجروں کے ایف بی آر حکومت کے ساتھ. لارجر پرسپیکٹو میں بات کریں, کیا آپ کو لگتا ہے, کیا میز 1 2 3 ہوں کہ پاکستان مقروض ہوئے بغیر, مزید قرضہ لیے بغیر, کیا یہ پاسبل ہے یا یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم قرضہ لیے بغیر نہیں رہ سکتے؟ 68 ایئرز میں کوئی ایئر ایسا نہیں تھا جب آپ نے قرضہ نہیں لیا. بھائی دیکھیں یہ دیوانے کا خواب نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی پیش کرنا پڑے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے پچھلے صدور گئے ہیں, ہمارے پچھلے وزیر اعظم گئے ہیں, ہمارے پچھلے منسٹرز گئے ہیں, ان کو ایمنیسٹی ہے, ان پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, اور ہم پہ سوال پوچھا جائے گا. ہم اگر بینگ پاکستانی ہم سب ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں, چاہے ہم موجودہ ہیں چاہے ہم سابقہ ہیں. جب تک ہم اوپر سے اپنی کلیم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش نہیں کرے گی, لیکن آپ کو سر یہ ڈیفرنس لگتا ہے کاشف صاحب, جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے, کاشف صاحب جو بجٹ ہوتا ہے آپ کا 3500 ارب یا 4000 ارب روپے کا ہوتا ہے, جس میں سے آپ 2000 ارب روپے قرضہ لیتے ہیں, تو آپ 2000 ارب کہاں سے لا سکتے ہیں اتنا پیسہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, پھر وہی بات ہے, آپ کو اپنی پالیسیز کو پروڈکٹیو کرنا پڑے گا. پھر جو یہ پہلے ڈیم کی بات ہوئی ہے, آپ کیوں کالا باغ ڈیم نہیں بناتے ہیں؟ جن ڈیموں کے نام حاجی پرویز صاحب نے لیے ہیں وہ 15 سال کے پروڈکٹیوٹی شروع کریں گے. کالا باغ ڈیم آپ کا 5 سال کے بعد پروڈکٹیوٹی شروع کر دے گا, آپ کے واٹر ریزروائرز بن جائیں گے, آپ کو سستی بجلی ملے گی. آپ کا جو کسان ہے وہ کیوں نہیں لگاتا ہے, فصل نہیں لگاتا؟ اس کی تو جناب ہر سال آپ کی فصل سیلاب میں تباہ ہو جاتی ہے. اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو آپ امپروو کریں, اپنی انڈسٹری کو امپروو کریں, اپنی پالیسیز کو ایسی بنائیں کہ کنسٹرکٹیو ہوں, آپ سستی انرجی دیں. ایکسپورٹس کی بات کی اسد قیوم صاحب نے, مجھے یہ بتائیں آپ ایکسپورٹس کریں گے کتنے؟ آپ اگر مہنگی بجلی دیں گے, بنگلہ دیش کو آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں, آپ سری لنکا کو کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں, انڈیا کو آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں. جناب آپ کو بجلی دینی ہے, آپ تو بجلی نہیں دے رہے ہیں, پہلے بجلی سستی دیں. ہم اب کیوں ہمارے شارٹ فالز آ رہے ہیں, آپ کی کیوں امپورٹس بڑھ رہی ہیں؟ وہ آپ کی اس لیے بڑھ رہی ہیں جناب کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے. سر آگے لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے کہا ہے, انہوں نے کہ جی ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہے, تو کم ایکسپورٹ تو ہماری کم ہو رہی ہے, آپ نے بھی سجیشن دی تھی کہ ایکسپورٹ کو ایک بڑھایا جائے, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. اتنا بڑا گیپ 2000 ارب روپے کا سالانہ گیپ پورا ہو سکتا ہے اگر آپ کی جو ان پٹس ہیں, جیسے وہ شفاعت صاحب کہہ رہے ہیں, کاشف صاحب کہہ رہے ہیں, بزنس مین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان پٹ ہی اتنی مہنگی ہے چیزیں بنانے کی, تو جب چیز آپ کی بنے گی مہنگی تو لوگ تو بنگلہ دیش, انڈیا, باقی ملکوں سے خریدیں گے, آپ سے کیوں خریدیں گے؟ ارے اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جب ہمارا را مٹیریل ایکسپینسو ہوگا, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی, تو اس سے جو الٹیمیٹ پروڈکٹ کاسٹ بڑھ جائے گی اور ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے دوسری کنٹریز کے ساتھ, ہمسایہ ملک. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سوچ کو ہی چھوڑ دیں, ہمیں
कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करते रहना है। और वो जो टैक्स के ऊपर जिस तरह बात ये हो रही थी, मेरे ज़ाती ख्याल में इनकम जो है वो अगर मैंने इनकम की है तो ये मेरी कानूनन और इखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं टैक्स दूं। अगर मैं किसी तरीके से टैक्स एवेजन की है इनकम पे, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जब मैं कोई उसको एसेट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो उस टाइम पे मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये टैक्स देने की आपने बात की, ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि 9% इंडियन है, वो 9%, 100 में से हर 9 लोग इनकम टैक्स के रिटर्न जमा कराते हैं, और हमारे यहाँ माशाल्लाह आधे फीसद। तो इसमें हमने इंडिया इसका से मतलब है कि हमें हमारे गैस भी अंदर जीतना एज है, इंडिविजुअल एटॉमिक बम भी हमने बनाने हैं, टैक्स के मामले में हमने तो इंडिया इसका से मतलब है नहीं कि एज इंडिविजुअल्स हमारे अंदर खराबी है ना, हमें किसी को ब्लेम नहीं करें। किसी ने मना किया टैक्स रोकने से, देने से, मतलब मुझे एज पाकिस्तानी सॉरी अपना शफात मना किया है हमें टैक्स देने से। आप जब तक पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका टैक्स नहीं आएगा। पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। शफात इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 9% हमारे नेबरिंग इंडिया, हम आधे फीसद टैक्स देते हैं, क्या इसकी वजह पॉलिसीज हैं या हमारा इंटरेस्ट नहीं है टैक्स देने में? सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल वजह देखें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप ये अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं, आप ये भी कंपैरिजन करें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे कितने लिए जाते हैं। आपको पता है पेट्रोल पे हमसे कितना लेवीज ली जाती है, कितना उनका हमारी परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। आपको ये भी पता है दूसरे मामला में कि इनका और हमारे में फर्क ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये जितना छोटी सिंपल मिसाल हर बंदा देता है, देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के ऊपर 40% टैक्स है, मतलब ये टैक्सेस कट जाता है सारे सिस्टम में। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, बिजली के ऊपर टैक्सेस है, रोजाना पता चल गैस है हमारा ये टैक्स लगा हुआ है, 22% गैस बढ़ाई है, बिजली नहीं बनाते, बिजली गैस ले रहे हैं $8 पे ले रहे हैं, ये हमारी गैस $4 के ऊपर है। मतलब ये किस तरह स्कोर कितना बढ़ाएंगे, तो गैस हमारी वो खत्म हो गई इंडस्ट्री के लिए। सर ये इसी की यही वजह। तो शफात हुकूमत हमारे साथ बैठी है, मुझे काइंडली बताइएगा जो इनपुट्स हैं जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं शफात, जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, काशिफ साहब, शर्जील साहब, सब लोग, तो उस प्रोडक्ट में आप कह रहे हैं कि जो इनपुट्स हैं, जो चीजें डलती हैं वो बहुत महंगी हैं, इसकी वजह क्या है? तो फिर हुकूमत की पॉलिसीज कहां सक्सेसफुल हैं? जो हाजी साहब कह रहे हैं कि 2.5 साल में बेहतरी हुई है, 2.5 साल में फिर क्या बेहतरी हुई है? अगर आपको चीजें महंगी मिल रही हैं, आपका प्रोडक्ट महंगा बन रहा है, लोग जो दुनिया है वो बांग्लादेश और इंडिया से खरीदती है, आपसे चीजें नहीं खरीद रहे। वो सर 25 साल हो गए हैं ये मोहतरमा बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट में, जब पहले IPPs के मायदे हुए थे, वो आज तक वो इतने महंगे हैं, वो उस वक्त तो देखे नहीं गए। मियां साहब ने इनको कैंसिल करने की कोशिश की 99 की गवर्नमेंट में, वो उस वक्त नहीं हो सके। फिर ये वो रेंटल के मामला आ गए, आजकल कोयले के मामला आते हैं। ये 25 साल के सिनेरियो, मुझे सिर्फ एक वही मेरा क्वेश्चन, आप सस्ती बिजली क्यों नहीं बनाते? 9 रुपए वाली क्यों देते हैं, 18 रुपए वाली देते हैं, 15 रुपए वाली क्यों देते हैं? आप 2 रुपए वाला यूनिट क्यों नहीं बनाते? मेन कल्प्रिट ये लोग हैं कि ये 2 रुपए वाला क्यों नहीं बनाते? इसकी क्या वजह? जानबूझ के बड़े बड़े लोगों को फायदे मिल रहे हैं, बड़े ग्रुप्स को फायदे मिल रहे हैं। इसमें लोगों की मंशा शाम हाजी परवेज साहब, आप सर रूलिंग पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप 20 रुपए यूनिट बनाएंगे, 25 रुपए यूनिट बनाएंगे, और एलिगेशन, इल्जाम तो है ना कि मियां मंशा को बड़ा खुश किया आप लोगों ने, 400 समथिंग अरब रुपीज उनको दिए थे वो जो डेट सर्विसेज में। डॉलर रेट सर बढ़ा है आपके इस 2.5 साल में, एक्सपोर्ट कम हो गई है, यानी जो हम बाहर प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो कम हो गए हैं, डॉलर रेट बढ़ गया है, टैक्सेस लोगों के ऊपर बढ़ गए हैं। तो वो जो आप इतनी देर से दावा कर रहे हैं यहाँ पे कि बेहतरी आई है, वो कहाँ, किन एरियाज में आई है? तो ये बेहतरी तो पूरे पाकिस्तान में, ये एरियाज में तो नहीं आती बेहतरी। डॉलर कम हुआ, बात ये होती है कि डॉलर अगर कम हुआ है ना, तो हमारी जो जैसे वो बता रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कम हुई है। हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस जब तक नहीं होगा ना, आपकी जो डॉलर है, जो करेंसी है, वो कभी भी आप नहीं होगी। ये डॉलर जब तभी आएगा, डॉलर बैलेंस होगा कि डॉलर को बैलेंस रखने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस रखना होगा। हर चीज आप इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट आपकी ना हो, एक्सपोर्ट तो कैसे करें? आप चीजें महंगी दे रहे हैं ना, चीजें तो इसलिए देखें ना, बिजली जो है हमें विरसे में मिली है, जो जिस तरह आ रही है, जिस हिसाब से बिजली तो महंगी दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये जेलम का प्रोजेक्ट शुरू है, डैम बन रहा है, हम चाह रहे हैं कि दासू का डैम या जो बादशाह डैम है, हमारी ये कोशिश है कि आपको पता है कि कालाबाग डैम की कितनी मुखालफत हो रही है। जब तक बिजली आप डैमों के लिए नहीं बनाएंगे ना, उस वक्त आपको बिजली सस्ती नहीं मिलेगी।
बिजली तो सर, उसी वन में लाइन सस्ती है। मिलेगी। तो आप किन सर अभी क्या आप बेरोजगारी किसी- कम हुई है? मेरी बात सुनिए सर ना। वक्त खत्म हो गया। किसी अगर बिजनेस क्या मैन चीज- को आप बिजली सस्ती नहीं देंगे, रॉ मटेरियल डॉक्टर सस्ता साहब, नहीं देंगे, वो सर, कैसे मीट इसमें करेगा? लंबी डिबेट है डॉक्टर साहब। क्या 1 2 3 स्टेप्स, डॉलर बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एक्सपोर्ट आपकी कम हो गई, तो इन 2.5 साल में हुकूमत जो क्लेम है हाजी साहब के, डू यू एग्री विद दोज क्लेम्स